हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने आप लोग को सबसे पहले पहले पेपर का अध्ययन कराना शुरू किया था। और पहले पेपर में मैंने आप लोगों को 3 यूनिट का भली भांति अध्ययन करा दिया है। अब हम लोगों ने पिछली क्लास से दूसरे पेपर का अध्ययन करना शुरू किया गया है। और दूसरा पेपर आप लोग का जो है वो देखिए, पहले यूनिट का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। पहला यूनिट जो है आपका जो इस पेपर का है वो शैक्षिक सांख्यिकी से रिलेटेड है। और पहले यूनिट में मैंने इसकी पहली वाली जो क्लास थी उसमें शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसके जो है महत्वपूर्ण कुछ जो टर्म थे, जो कॉन्सेप्ट थे, अवधारणाएं थी, उनके बारे में आप लोग को अध्ययन करा दिया था। आज की क्लास में हम लोग को कुछ आगे की बातों को देखना है, जैसे शैक्षिक सांख्यिकी के प्रकार क्या क्या होते हैं, शैक्षिक सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है, और उसके बाद फिर इसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके टर्म होते हैं, सूत्र होते हैं, कौन कौन से संकेत प्रयोग किए जाते हैं, इन सबको आज की क्लास में हम लोग को देखना है। तो देखिए, आपकी जो क्लास है ये पेपर 2 की दूसरी क्लास है, यानी पहली क्लास इसके पहले वाली क्लास थी। तो उसमें हम लोगों ने जो कुछ भी अध्ययन किया था, आज की क्लास में उसके आगे का अध्ययन करना। जैसा कि देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि पेपर 1 में जब मैंने आप लोग को 3 यूनिट का अध्ययन करा दिया है, तो पेपर 2 में भी 3 यूनिट का अध्ययन कराऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग पेपर 1 में आगे की यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मिलाकर दोनों पेपर में जो कुछ भी पढ़ा जाएगा किया जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आपका दोनों पेपर का अध्ययन होता रहेगा, जिससे एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है। और मैं अपना जो है प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है आपके एग्जाम से पहले पूरा हो जाए। देखिए, अभी भी आप लोगों के एग्जाम का जो फॉर्म भरा जाता है वो आवेदन अभी शुरू हुआ नहीं है। तो जब आवेदन शुरू होगा उसमें आप लोग को कुछ दिन मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। फिर उसके बाद एग्जाम वगैरह होने में आपका नवंबर दिसंबर तक का समय है। तो इसलिए मैं आप लोग का प्रयास करूंगा कि सिलेबस को पूरा करा। तो चलिए आइए शुरू की जाए आज की क्लास को, देखा जाए कि इस यूनिट में और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए। तो चैप्टर वाइज देखिए, चैप्टर वाइज पढ़िए चाहे यूनिट वाइज पढ़िए, पढ़ना आपको सिलेबस में जितनी बातें दी गई हैं उसको जरूर है। तो आप चाहे चैप्टर के हिसाब से पढ़िए चाहे टॉपिक के हिसाब से पढ़ लीजिए। यही सब टॉपिक जो है अलग अलग किताबों में चैप्टर के रूप में बनाए गए हैं। तो बात एक ही है। ठीक है, चलिए ठीक। हाँ, देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। ठीक है। और आज हम लोग को पढ़ना है पहले यूनिट में शैक्षिक सांख्यिकी की आगे की चीज़ों को, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सांख्यिकी की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ स्टैटिक्स। नीड ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक सांख्यिकी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके से है। तो देखिए, मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था कि यह गणित की ही एक शाखा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की गणनाओं को करने के लिए, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को निकालने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सांख्यिकी केवल गणना या संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के समय में निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और अनुसंधान के लिए एक अनिवार्य साधन, यानी इसका उपयोग जो है पहले गणना और संख्याओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका जो उपयोग है बहुत बढ़ गया है। और इसका उपयोग अब विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में, भविष्य की प्लानिंग करने में, योजना बनाने में और विभिन्न प्रकार के रिसर्च वर्क में भी किया जाता है। तो देखिए, सांख्यिकी की आवश्यकता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने की, यानी विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए, किसी भी घटना, समस्या या स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते। जैसे आप किसी घटना के बारे में बता रहे हैं तो उसमें केवल शब्दों को ही पर्याप्त नहीं माना जाता, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के आंकड़े देने होंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि इस गांव में कोई हादसा हो गया या इस गांव में दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना में कई लोग मारे गए। तो ये बात उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन ये बताना होगा कि इस गांव में दुर्घटना हुई, वहाँ पर इतने लोगों में से, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 10 लोग मारे गए और 15-20 लोग घायल हो गए। और घायलों की जो स्थिति है वो बहुत ही जो है चिंताजनक है। तो इस तरीके से जब आंकड़े आप प्रदर्शित करेंगे तो वो बात जो है ज़्यादा प्रभावी होगी। उसी प्रकार से जैसे क्लास में देखिए, क्लास में आप लोगों का जब रिजल्ट आता है या मान लीजिए टेस्ट लिया गया, तो टेस्ट लेने के बाद सभी स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाता है। मार्क्स देने के बाद ये बताना चाहिए कि किस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इतना है, इसका इस
इतने में से इतना नंबर है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खाली ऐसे कह देने से कि इस क्लास में केवल 4-5 बच्चों ने अच्छा नंबर लाया है, बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस खराब है, तो वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं, तालिकाओं, ग्राफ और चार्ट के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। यानी सांख्यिकी के जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनको देखिए संख्या के रूप में, विभिन्न प्रकार के तालिका टेबल के रूप में, ग्राफ के रूप में और चार्ट के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग से होता है। जिस तरह के आंकड़े होते हैं उनको उस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को, जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, तो क्रिकेट में देखिए जब रन स्कोर दिखाया जाता है तो आप लोग को दिखता होगा कि एक ग्राफ बना हुआ होता है और उसमें देखिए कभी कभी जो ये लकीरें हैं ऊपर नीचे इस तरीके से दिखती हैं। तो ये क्या है कि ये आप नीचे देखिए उसमें क्या लिखा रहता है कि ओवर लिखा रहता है, इधर क्या लिखा रहता है, रन लिखा रहता है। यानी यहाँ ओवर लिखा है, यानी एक जिस ओवर में जितना रन बनता है तो उस रन के सामने जो ग्राफ है उठा होता है, कम बनता है तो नीचे आता है। इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, देखिए जैसे उदाहरण के लिए देखिए, किसी स्कूल की अच्छी प्रगति कहने से बेहतर है कि कहा जाए कि 90% विद्यार्थी परीक्षा में उत्तर। अब देखिए एक उदाहरण है दे दिया कि किसी स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये कहने से अच्छा क्या है, ये कहा जाए कि इस स्कूल के 90% जो विद्यार्थी हैं वो पास हो गए हैं, वो अच्छा नंबर प्राप्त किए, तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, दूसरा देखिए इसका आवश्यकता क्या है, निर्णय लेने में सहायता करता है, डिसीजन मेकिंग। जैसे देखिए सरकार, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में सही निर्णय लेने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। देखिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं जहाँ पर परियोजनाएं बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, तो उसमें बिना आंकड़े का कोई भी काम नहीं किया जाता। विभिन्न प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन आंकड़ों के आधार पर प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग करने के बाद फिर उसको जो है काम में उपयोग में लाया जाता है। ठीक, जैसे देखिए उदाहरण है कि सरकार महंगाई दर, अब महंगाई दर को निकालेगी तो उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए बेरोजगारी दर, यानी अपने देश में किस तरीके की बेरोजगारी है, उसका रेट कितना है। उसके अलावा देखिए जीडीपी आदि आंकड़े के आधार पर नीतियां बनती है। यानी अपने देश की सरकार पहले महंगाई दर पता करती है, उसके संबंधित आंकड़े निकालती है, बेरोजगारी दर पता करती है, जीडीपी इत्यादि को गणना करने की बाद तब जाके पॉलिसी को बनाती है, जिससे वो पॉलिसी क्या हो, प्रभावी हो। ठीक, देखिए अगला देखिए क्या है कि भविष्य की योजना एवं पूर्वानुमान के लिए, यानी जो फ्यूचर में कोई प्लानिंग करनी है, फॉरकास्टिंग करनी है, उसके लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। जैसे देखिए सांख्यिकी विषय की घटनाओं का अनुमान लगाने में भी मदद करती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए मौसम विभाग वर्षा का पूर्वानुमान लगाता है, उद्योगपति उत्पादन की योजना बनाते हैं। जैसे आप लोग अपने मोबाइल पे देखते होंगे कि आपको देखिए मौसम का पूर्वानुमान दिखाता है कि कल जो है टेम्परेचर कितना रहेगा, कितने से कितना वेरिएशन रहे, कितने बजे कितना टेम्परेचर रहेगा, बारिश होगी कि नहीं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। उसी प्रकार से जो उद्योगपति होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अपने कंपनी की प्रोडक्शन को देखते हैं कि किस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, आज कम हुआ, कल ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के माध्यम से, सांख्यिकी के माध्यम से ये क्या करते हैं, योजना बनाते हैं और भविष्य में किस तरीके से काम करना है उसके लिए भी इसी के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अनुसंधान एवं नवाचार, यानी रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री अपने शोध में डाटा का प्रयोग करते हैं। देखिए इस प्रकार से विभिन्न लोगों के द्वारा जो रिसर्च किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। अब ये आंकड़े अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। अगर किसी वैज्ञानिक क्षेत्र का शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, तो उसमें वो आंकड़े होंगे। समाजशास्त्री के द्वारा किया गया है तो समाज से संबंधित आंकड़े होंगे। किसी मनोवैज्ञानिक से किया जा रहा है तो मनोवैज्ञानिक आंकड़े होंगे। शिक्षा के द्वारा किया जा रहा है तो शैक्षिक आंकड़े होंगे। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र का आंकड़ा, तो इस तरीके से आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के देखिए किसी दवा के प्रभाव को जांचने के लिए सांख्यिकी परीक्षण किए जाते हैं। यानी किसी दवा का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ा है, कितने लोगों को दवा का फायदा हुआ, कितने लोगों पर दवा का असर नहीं हुआ, तो उसके आंकड़े निकाले जाते हैं। फिर उसके आधार पर उस दवा को जो है प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है या फिर उसमें कुछ और भी बदलाव किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला कार्य क्या है, नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया कि पॉलिसी मेकिंग करते के समय जो है विभिन्न प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये आंकड़े इकट्ठे करने के लिए किसका हेल्प लिया जाता है? सांख्यिकी का। जैसे देखिए सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार जैसी योजनाओं बनाने के लिए सांख्यिकी तथ्यों का सहारा लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए राष्ट्रीय जनगणना, सेंसस के आधार पर सरकार विकास योजनाएं तय करती। देखिए आप लोग जानते होंगे कि हर 10 वर्ष पे अपने देश में जनगणना कराई जाती है। इस बार देखिए क्या है, लेट हो गया है। वो जनगणना का जब समय था उसकी वजह से कोरोना काल आ गया था, तो कोरोना काल की वजह से जनसंख्या लेट है। लेकिन देखिए जब जनसंख्या का जनगणना किया जाता है तो उसी के आधार पर फिर सरकार आगे जो है पॉलिसी बनाती है। तो ये क्या है? सांख्यिकी के आधार पर होता है। फिर उसके बाद फिर देखिए जटिल तथ्यों को सरल बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे देखिए बड़े और जटिल डाटा को औसत के रूप में, प्रतिशत के रूप में, ग्राफ के रूप में, चार्ट के द्वारा सरल और समझने योग्य बनाया जाता है। किसकी मदद से? जो है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी की मदद से। जैसे उदाहरण देखिए पूरे देश की साक्षरता दर को प्रतिशत में व्यक्त करना। अब जैसे पूरे देश की साक्षरता दर निकाली है तो उसको प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाएगा। अब जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो 140 करोड़ जनसंख्या में अब भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर जैसे मान लीजिए 74% है, 75% है, तो आप क्या करेंगे? 140 का 74% आपको दिया रहेगा तो आप उसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन आप समझ जाएंगे कि अपने देश में इतनी जो है साक्षरता दर है। ठीक, देखिए उसके बाद फिर देखिए समाज एवं अर्थव्यवस्था के अध्ययन में भी इसका उपयोग होता है। जैसे देखिए जनसंख्या वृद्धि को मापने के लिए, किसी कंपनी में प्रोडक्शन को मापने के लिए, आय व्यय का तुलना करने के लिए, शिक्षा के स्तर को मापने के लिए, अपराध दर इत्यादि का अध्ययन सांख्यिकी के बिना संभव नहीं। यानी किस राज्य में, किस देश में किस तरीके के अपराध के आंकड़े हैं, तो सारी बातों को देखिए सांख्यिकी के अध्ययन से किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा देखिए अनिश्चितता को कम करने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे देखिए जीवन में कई घटनाएं अनिश्चित होती हैं। सांख्यिकी संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी और विश्लेषण द्वारा अनिश्चितता को भी मापती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। देखिए अभी आप लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि एक टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभाव्यता। तो यानी किस चीज़ को होने की संभावना कितनी है, कितना आप उसको करना चाहिए आपको। तो इस तरीके के आंकड़े जो भी किसके द्वारा मिलते हैं? सांख्यिकी के द्वारा। जैसे देखिए बीमा कंपनियां जीवन प्रत्याशा और दुर्घटना दर के आधार पर बीमा प्रीमियम तय करती। अब देखिए बीमा कंपनियों को ये नहीं पता होता है कि कितने व्यक्ति जो है दुर्घटना में घायल होंगे या कितने व्यक्तियों की मृत्यु, वो एक प्रोबेबिलिटी अनुमान लगाते हैं। तो इसी के आधार पर और फिर उसके आधार पर अपने बीमा की जो है राशि तय करते हैं कि इतने लोगों को इतनी राशि देनी पड़ेगी, इनकी जो है दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है या मृत्यु होती है। तो उसी के आधार पे वो लोग क्या करते हैं? अपना जो है बीमा का राशि तैयार करते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं। ठीक, तो संक्षेप में देखिए इसको क्या जैसे अगर आपको शॉर्टकट में देखना है कि सांख्यिकी की क्या आवश्यकता है एक एक लाइन में लीनियर फॉर्म में, तो देखिए सांख्यिकी की आवश्यकता सबसे पहले क्या है कि तथ्यों को संख्यात्मक और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा क्या है कि निर्णय लेने और नीति निर्माण में सहायता के लिए, भविष्य की योजना और पूर्वानुमान लगाने के लिए, अनुसंधान और सामाजिक आर्थिक अध्ययन के लिए, और जटिल तथ्यों को सरल और समझने योग्य बनाने। तो इस तरीके से अगर आप इसकी 5 आवश्यकताओं को भी एक लाइन से लिख देंगे, अगर आपके परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है तो आपका जो है प्रश्न सही हो जाएगा और आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं, कटिंग नहीं की है या फिर राइटिंग आपकी अच्छी है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो पहला देखिए आंकड़ों के आधार पर यानी डाटा के आधार पे। तो डाटा के आधार पे देखिए सांख्यिकी जो है एक प्राचल सांख्यिकी होती है, एक अप्राचल। प्राचल को क्या कहा जाता है? पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। और उसको क्या कहा जाता है? नॉन पैरामेट्रिक। देखिए प्राचल सांख्यिकी क्या है? प्राचल सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसके अंतर्गत उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य वितरण वर्ग की अभिधारणा पर निर्भर करते हैं। अर्थात ये आंकड़े ऐसी जनसंख्या या समूह से एकत्र किए जाते हैं जिससे सामान्य वितरण की विशेषता उपलब्ध होती
ये सामान्य वितरण के बारे में, सामान्य वितरण वक्र के बारे में हम लोग आगे जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आपको दे दी गई है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डाटा के रूप में, आंकड़ों के रूप में करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को करना है। तो देखिए इसमें क्या किया क्या जाता है, इसका क्या महत्व है कि इसमें यह माना जाता है कि डेटा किसी विशेष वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मानता है। यह बड़े नमूने यानी लार्ज सैंपल साइज के लिए उपयुक्त है। यानी प्राचल सांख्यिकी का उपयोग कहाँ किया, जब विभिन्न प्रकार के बड़े सैंपल हो, ज़्यादा सैंपल हो, वहाँ उपयोग किया जाएगा। और डाटा का जब किसी विशेष वितरण यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए क्या क्या आता है, औसत यानी मीन आता है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, सह संबंध यानी कोरिलेशन आता है, प्रतिगमन यानी रिग्रेशन आदि का प्रयोग करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राचल सांख्यिकी। अब देखिए अप्राचल सांख्यिकी यानी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अप्राचल सांख्यिकी वह है जिसके अंतर्गत उन आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य रूप से वितरित ना हो। यानी ऐसे आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य रूप से वितरित ना हो। अर्थात यह वह सांख्यिकी है जिनमें प्राचल सांख्यिकी की मूलभूत मान्यताओं का पालन नहीं। यानी इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, यह एक ऐसी सांख्यिकी है जिसमें प्राचल सांख्यिकी की जो मान्यताएं हैं वो नहीं फॉलो की जाती, उससे अलग तरीके से किया जाता है। जैसे देखिए इसमें किसी विशेष वितरण को मानने की आवश्यकता नहीं होती है। यह छोटे नमूने यानी जो नॉर्मल या स्मॉल सैंपल साइज होता है या फिर गुणात्मक डाटा के लिए उपयोग है। यानी वो किसके लिए होता है, मात्रात्मक डाटा के लिए, किसके लिए, तो गुणात्मक डाटा। ये छोटे सैंपल के लिए, यानी किसी चीज़ पे प्रयोग किया जा रहा है तो सैंपल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। और वो कहाँ किया जाता है, जब सैंपल का साइज बड़ा होगा। इस तरीके से इनके बीच में अंतर भी आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें रैंक, क्रम, ऑर्डर या श्रेणी यानी कैटेगरीज का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें विभिन्न प्रकार के रैंक का प्रयोग किया जाएगा, क्रम का या ऑर्डर का प्रयोग किया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और विभिन्न प्रकार की कैटेगरी श्रेणी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट, मैनहट्टनी यू टेस्ट इत्यादि। ठीक, ये सब क्या है कि इसके उदाहरण है कि जहाँ जहाँ ये प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उपयोगिता के आधार पे भी इसके प्रकार हैं। तो उपयोगिता के आधार पे देखिए क्या क्या प्रकार है। पहला इसका प्रकार क्या है, वर्णनात्मक सांख्यिकी यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें केवल डाटा का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और संक्षेपण किया जाता है। यह वर्तमान स्थिति को बताता है लेकिन किसी निष्कर्ष की भविष्यवाणी नहीं करती। यानी इस प्रकार की सांख्यिकी में वर्तमान के जो आंकड़े हैं वही बताए जाते हैं, भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए विभिन्न प्रकार की तालिकाएं, ग्राफ, चार्ट, औसत, माध्य, बहुलक, प्रतिशत इत्यादि। उसके बाद फिर देखिए अगली जो सांख्यिकी है वो क्या है, अनुमानात्मक सांख्यिकी, जिसको इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के नमूने, सैंपल से पूरी जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें परिकल्पना परीक्षण यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनुमान एस्टिमेशन, सह संबंध और प्रतिगमन एंड रिग्रेशन का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए चुनाव में सर्वेक्षण के आधार पर पूरे राज्य का चुनाव परिणाम अनुमान लगाना। जैसे देखिए आप लोग देखते हैं कि जब वोटिंग हो जाती है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसके पहले ही विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि पूरे राज्य के चुनाव परिणामों को क्या किया जाता है, एक अनुमानित भविष्यवाणी की जाती है। तो इसमें देखिए बहुत से लोग देखिए क्या करते हैं कि ये पार्टी जीत रही है, इसकी इतनी सीटें आ रही है, तो ये किस आधार पर करते हैं, वो लोग इसी तरीके से करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बातें जो है सही होती हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत उसमें कमी देखी जाती है। ये सब किसके आधार पे होता है, इसी के आधार पे, ठीक, अनुमान लगाया जाता है। तीसरी जो है देखिए वो कौन सी है, भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी यानी प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी भविष्य के कथन यानी प्रेडिक्ट कर दिया जाता है कि ये ऐसे होगा। जैसे देखिए इसमें वर्तमान और अतीत के डाटा का प्रयोग करके भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है।
यह सांख्यिकी आजकल डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स में सबसे अधिक उपयोग, यानी आजकल जो एआई का उपयोग होता है, डेटा साइंस का उपयोग होता है और बिजनेस से संबंधित विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स किए जाते हैं, आंकड़े किए जाते हैं, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। जैसे देखिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, शेयर मार्केट का अनुमान लगाने में, कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने में, इन सब चीज़ों में भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी यानी प्रेडिक्टिव स्टैटिक्स का उपयोग होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए 5 प्रकार की सांख्यिकी के बारे में अध्ययन किया। प्राचल, अप्राचल, यहाँ भविष्य कथनात्मक, उसके बाद अनुमानात्मक और फिर जो है वर्णनात्मक। तो इस तरीके से 5 प्रकार की सांख्यिकी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब देखिए, सांख्यिकी में प्रयुक्त की जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतीक, यानी इन सिंबल्स का प्रयोग आपको आगे आने वाले जो भी चैप्टर हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको उनका प्रयोग करना है। तो इन सिंबल्स को आप लोग को एक तरीके से याद रखना होगा, तभी आप उन सारी जो सम्स होंगी, जो सवाल होंगे, उसको कर पाएंगे। जैसे देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। बड़ा करने से क्या होगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विभिन्न प्रकार के प्रतीक हैं, प्रतीकों का अर्थ दिया गया है और इनके बारे में स्पष्टीकरण और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे देखिए, जो कैपिटल एन है, इसका मतलब क्या होता है, किस लिए उपयोग किया था, किसी भी जनसंख्या के आकार को बताने के लिए, यानी पॉपुलेशन के साइज को बताने के लिए। इसका क्या है स्पष्टीकरण, कि पूरी जनसंख्या में प्रेक्षणों की संख्या होती है। ठीक है, यानी पूरी कोई जनसंख्या है तो उसमें कितने प्रेक्षण हैं, यानी कितने ऑब्जर्वेशन हैं, उनकी टोटल संख्या बताती है। जो स्मॉल एन है वो देखिए क्या है, किसी सैंपल के साइज को बताता है, यानी देखिए ये जो है पॉपुलेशन के, पूरी जनसंख्या के साइज को बताता है और उसमें से किसी नमूने यानी सैंपल के साइज को बताता है। ये देखिए नमूना में प्रेक्षणों की संख्या को बताता है, एन का मतलब कि कितने सैंपल्स लिए गए। उसके बाद देखिए कैपिटल एक्स है, ये किसी वेरिएबल के लिए प्रयोग होता है, किसी चर के लिए उपयोग होता है। जैसे देखिए प्रेक्षणों के समूह में वेरिएबल जैसे आयु हो गई, अंक हो गया या आय हो गई, बहुत सारे नमूने लिए गए, अब उसमें देखिए बहुत सारे चर होंगे, यानी आय भी होगी, जो है अंक भी लिया जा सकता है या फिर वो आयु ली जा सकती है, इस तरीके से। यहाँ देखिए स्मॉल एक्स और स्मॉल आई, ये देखिए क्या है कि आयुआ प्रेक्षण, यानी आई अर्थ ऑब्जर्वेशन कराने के लिए किया जाता है, आई क्रमांक का डेटा मान होता है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर देखिए सिग्मा का साइन है, सिग्मा साइन किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये समापन चिन्ह यानी समेशन साइन होता है, किसी चीज को जोड़ने के लिए, देखिए सभी मानों को जोड़ने का प्रतीक होता है सिग्मा। उसके बाद देखिए म्यू है, म्यू क्या होता है कि जनसंख्या का औसत निकालने के लिए, पॉपुलेशन का मीन होता है, मध्य। देखिए सभी प्रेक्षणों का औसत यानी पॉपुलेशन का औसत निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। एक्स के ऊपर देखिए बार है, ये किसके लिए उपयोग होता है, नमूना का औसत होता है, यानी वहाँ पर देखिए पॉपुलेशन साइज था, अब यहाँ क्या है पॉपुलेशन मीन है, यहाँ क्या नमूना का आकार था, यहाँ नमूना का माध्य है, औसत है, देखिए नमूने के औसत। इसके बाद देखिए कैपिटल एम है, कैपिटल एम देखिए किस लिए प्रयोग होता है, माध्यिका के लिए, मीडियन के लिए, मध्य मान निकालने के लिए। इसके बाद देखिए कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड देखिए किसके लिए होता है, मानक स्कोर के लिए, यानी मैन स्टैंडर्ड स्कोर या जेड स्कोर के लिए। देखिए किसी प्रेक्षण का मानक विचलन से तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए आपका सिग्मा है, सिग्मा किस लिए उपयोग किया जाता है कि जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मापने के लिए, जैसे औसत से विचलन के लिए। ठीक, उसके बाद फिर देखिए और कुछ सिंबल हैं, और सिंबल में देखिए क्या है, स्मॉल यस है, इसका मतलब क्या होता है कि यह नमूना मानक विचलन के लिए उपयोग होता है, जैसे औसत से विचलन के लिए। उसके बाद देखिए सिग्मा स्क्वायर है, ये देखिए प्रसरण के लिए, वेरिएंस के लिए उपयोग होता है, यानी मानक विचलन का वर्ग निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। ये देखिए स्मॉल पी है, इसमें देखिए क्या अनुपात के लिए, प्रोपोर्शन के लिए, किसी चीज़ में किसका अनुपात कितना है इसके लिए प्रयोग है, किसी गुण या घटना की संभावना इससे व्यक्त की जाती है। इसके बाद देखिए पी के ऊपर बार है, ये देखिए किसके लिए उपयोग होता है, नमूना अनुपात के लिए, सैंपल प्रोपोर्शन के लिए, यानी नमूना से प्राप्त अनुपात इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए स्मॉल आर है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, यह सहसंबंध गुणांक के लिए प्रयुक्त, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट के। इससे पता क्या चलता है, यह दो चरों के बीच संबंध की डिग्री बनाता है, यानी दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध है। इसके बाद देखिए कैपिटल आर का स्क्वायर है, ये किसके लिए होता है, देखिए निर्धारण गुणांक के लिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यह क्या करता है कि सहसंबंध की व्याख्या शक्ति को बताता है। उसके बाद फिर देखिए
कैपिटल एच जीरो है, ये देखिए शून्य परिकल्पना के लिए उपयोग होता है, नल हाइपोथेसिस के लिए। विभिन्न प्रकार की हाइपोथेसिस में परीक्षण में यह मूल धारणा होती है। उसके बाद देखिए कैपिटल एच वन है, ये किसके लिए होता है, वैकल्पिक परिकल्पना यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए। यह देखिए परीक्षण हेतु मानी गई वैकल्पिक धारणा के रूप में उपयोग होता है। इसके बाद देखिए अल्फा है, यह देखिए स्तरक महत्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बताता है, यानी किसी परीक्षण में त्रुटि की अधिकतम संभावना कितनी हो सकती है ये बताता है, यानी कोई परीक्षण किया गया तो उसमें त्रुटि किस तरीके की हो सकती है। इसके बाद फिर देखिए पी वैल्यू है, ये देखिए किसके लिए होता है, प्रोबेबिलिटी के वैल्यू के लिए, प्रायिकता का मान कितना है उसके लिए होता है। ये देखिए परिकल्पना परीक्षण में निर्णय का आधार होता है और इसका इसलिए उपयोग है। उसके बाद देखिए स्मॉल टी, कैपिटल एफ और कैपिटल एक्स का स्क्वायर, ये विभिन्न प्रकार के परीक्षण आंकड़े होते हैं, टेस्ट स्टैटिक होते हैं। जैसे इनको देखिए टी टेस्ट में, एफ टेस्ट में और काई स्क्वायर टेस्ट के नाम मान के प्रदर्शित करने के लिए किया। यानी इस प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के जो सिंबल हैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, और स्टैटिक्स में इन सिंबल्स का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित किया। तो इसमें से बहुत सारे जो सिंपल हैं आपको याद रखने होंगे, अगर इस पेपर में जो सवाल दिए गए हैं आपको सॉल्व करने हैं तो। ठीक, देखिए अब देखिए कुछ सूत्र भी हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए वहाँ तो हम लोगों ने सिंबल रखे, अब देखिए कुछ सिंबल जो है वो सूत्र के साथ है। जैसे देखिए कैपिटल एन के बारे में हम लोगों ने देखा, ये जनसंख्या के आकार के लिए उपयोग किया, तो इसका देखिए सूत्र क्या होगा कि एन बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन पॉपुलेशन, यानी किसी जनसंख्या में टोटल ऑब्जर्वेशन कितने किए गए हैं उसका संख्या बताता है। स्मॉल एन देखिए क्या होता है, नमूने का आकार होता है, सैंपल का साइज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्मॉल एन बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल। ठीक है, यानी किसी भी परीक्षण, किसी नमूना में टोटल परीक्षण कितने किए गए उनकी संख्या बताता है। उसके बाद देखिए कैपिटल एक्स क्या होता है, चर होता है, वेरिएबल होता है। इसको देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि कैपिटल एक्स बराबर x1, x2, x3 डॉट डॉट x2, यानी x1 से लेकर n नंबर तक जो भी संख्या रहेगी उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद फिर देखिए जो समेसन का चिन्ह है, समेसन का चिन्ह किस लिए उपयोग होता है, समापन चिन्ह है। तो इसको देखिए इसका फार्मूला क्या है, समेसन x1 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट n तक। इसके बाद देखिए म्यू है, जनसंख्या का औसत निकालने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, देखिए म्यू बराबर समेसन कैपिटल एक्स बराबर बटा में कैपिटल एन, यानी देखिए म्यू बराबर क्या है, सिग्मा यानी समेसन एक्स अपान कैपिटल एन। इसके बाद फिर देखिए यक्स बार का क्या है, यह नमूना का औसत निकालने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका फार्मूला क्या है कि यक्स बार बराबर समेसन स्मॉल एक्स आई बटा में स्मॉल एन। ठीक, कैपिटल एम यानी माध्यिका का फार्मूला क्या है, यदि एन विषय हो तो एम बराबर क्या होता है, मिडिल वैल्यू। यदि एन सम हो तो एम बराबर क्या होता है, एन बटा में सेकेंड प्लस एन बटा में 2 प्लस 1 बटा में 2। ठीक है, इसके बाद देखिए m0 का क्या होता है, ये बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए m0 बराबर क्या होगा, यल कैपिटल यल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये देखिए क्या है, फार्मूला है। इसके बाद फिर देखिए सिग्मा का, यह जनसंख्या का मानक विचलन निकालने के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर अंडर रूट देखिए समेसन कोष्ठक में कैपिटल एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर बटा में कैपिटल एन। ठीक है, ये पूरे करने में रहेगा। इसके बाद स्मॉल एस देखिए किसके लिए होता है, नमूना मानक विचलन के लिए होता है। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, स्मॉल एस इजकल टू करने में क्या है कि समेसन कोष्ठक में x1 माइनस जो है x बार का होल स्क्वायर बटा में n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद देखिए सिग्मा का स्क्वायर क्या है, ये प्रसरण के लिए उपयोग होता है। सिग्मा स्क्वायर देखिए क्या होता है, ये भी देखिए क्या है कि समेसन कोष्ठक में कैपिटल एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर बटा में कैपिटल एन। इसके बाद देखिए पी क्या होता है, जनसंख्या के अनुपात के लिए होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पी बराबर कैपिटल एक्स बटा में कैपिटल एन। ठीक है, देखिए पी के ऊपर बार यानी नमूना अनुपात के लिए होता है। तो पी बार इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एक्स बटा में स्मॉल एन। स्मॉल आर का देखिए क्या होता है, सहसंबंध गुणांक के लिए होता है। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू समेसन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और फिर इसके बाद नीचे करनी में समेसन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू समेसन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आर स्क्वायर
निर्धारण गुणांक के लिए उपयोग होता है ये। इसका फार्मूला क्या देखिए, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर। और कैपिटल जेड का क्या होता है, मानक स्कोर के लिए उपयोग होता है, यानी जेड बराबर क्या होता है, कैपिटल एक्स माइनस म्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये विभिन्न प्रकार के जो है फार्मूले इसमें उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी फार्मूले हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए स्मॉल टी, टी परीक्षण आंकड़ा होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, स्मॉल टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बटा में अंडर रूट एन। ठीक है, कैपिटल एफ देखिए क्या होता है, एफ परीक्षण आंकड़ा होता है जिसमें कैपिटल एफ बराबर क्या होता है, वेरिएंस 1 बटा में वेरिएंस 2। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स काई स्क्वायर होता है, एक्स कैपिटल एक्स का काई वर्ग परीक्षण आंकड़ा होता है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, समेसन इंटू ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई। एच जीरो इसका देखिए शून्य परिकल्पना के लिए होता है, जैसे एच जीरो इज इक्वल टू म्यू माइनस और म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। एच वन देखिए क्या है, वैकल्पिक परिकल्पना के लिए उपयोग होता है, जैसे एच वन क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक, अल्फा, अल्फा का देखिए क्या उपयोग होता है, स्तरक महत्व के लिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए है। अल्फा बराबर क्या होगा, 0.01, 0.05, 0.10 यानी सामान्य स्तर। और पी वैल्यू क्या होता है, प्रायिकता का मान होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। यहाँ देखिए पी लेस आर इक्वल टू अल्फा या एच जीरो, यानी यह अस्वीकार होगा। इस तरीके से देखिए इस चैप्टर में आपको विभिन्न प्रकार के सिंबल और सूत्रों का भी प्रयोग दिखाया गया है और इन्हीं का उपयोग आपको आने वाले चैप्टर्स में करना है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को आपको याद रखना होगा अगर सम्स को करना है, विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों की गणना करनी है तो। ठीक, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और इस तरीके से आपका जो ये पहला यूनिट था आज मेरे तरफ से समाप्त हुआ। मैंने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया आप लोगों को सारी चीज़ों को बताने के लिए और आपके यूनिट में जो जो चीज़ें दी गई थी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हों। यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं आप लोगों का हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे यूनिट के अध्ययन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।